आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट के बेसिक को समझे बिना बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं और उसे बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि गैम्बलिंग के प्रकार से, जुआ के प्रकार से उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि चलो ये लॉटरी क्लिक हो गई तो हम करोड़पति बन जाएंगे, ये लॉटरी हिट हो गई तो हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें ज़्यादातर लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आप स्टॉक मार्केट को जानें, स्टॉक मार्केट के एक एक कड़ी को समझें। स्टॉक मार्केट्स क्या है, कौन किस टर्म का क्या मतलब होता है, कौन सा टर्म कितना इफेक्ट डालता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं छोटे छोटे टर्म्स के बारे में कि किस टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, किस टर्म का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर उस टर्म को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो जिस भी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं तो हम कितने बेहतर ढंग से निवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट्स के जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अलग अलग पॉइंट्स के डेफिनेशन को समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से फंडामेंटली हम कंपनी को के इंटरनल पार्ट्स को समझ पाएंगे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इस कंपनी में अगर हम निवेश करने जा रहे हैं तो हमको इसका कितना लाभ मिलने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है एनुअल रिपोर्ट। आपने हमेशा सुना होगा कि कंपनी हमेशा अपना एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करती है और उसमें बताती है कंपनी अपने बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संस्थान के बारे में कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो एनुअल रिपोर्ट निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है किसी कंपनी को समझने के लिए। और यह कह सकते हैं कि कंपनी को विस्तृत रूप से अगर कुछ बता पाता है कंपनी के इंटरनल पॉइंट्स को तो वो उसका एनुअल रिपोर्ट ही है। इसे कंपनी क्वार्टरली दिखाती है, लेकिन सामान्य तौर पे कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट से आप लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड कर पाते हैं कि एनुअल रिपोर्ट कैसा है और कंपनी कैसे काम कर सकती है। एनुअल रिपोर्ट के डेफिनेशन को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज अ ईयरली रिपोर्ट दैट एवरी कंपनी प्रिपेयर्स टू इम्प्रेस द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द एनुअल रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फ्रॉम कैश फ्लो एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो वो क्या है, एनुअल रिपोर्ट विशेष तौर पे शेयर होल्डर्स को और अपने इन्वेस्टर को रिझाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। एनुअल रिपोर्ट जो है वो क्या है, पूर्ण रूप से अपने इंटरनल पार्ट्स को बनाई जाती है। हाँ, थोड़ा उसे इम्प्रेसिव जरूर बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स का जो है विश्वास उस पर बना रहे। और मैनेजमेंट कैसी है इस बारे में भी एनुअल रिपोर्ट बताती है। उसके फ्यूचर प्लानिंग्स को एनुअल रिपोर्ट बताती है। उसके कैश फ्लोज को बताती है, उसके पीएल को बताती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को बताती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताती है, उसके बैलेंस शीट्स को बताती है, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बताती है। तो इस प्रकार से एनुअल रिपोर्ट से काफी सारी जानकारी आपको किसी भी कंपनी जिसमें आप निवेश करने जा रहे हो उसके बारे में आपको मिल जाती है। और जो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं वो है सेवरल पीपल रीड द एनुअल रिपोर्ट टू लुक एट द कंपनी सॉल्वेंसी एंड जज देयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो फाइनेंशियल पोजीशन को ही बताती है। तो इसी के आधार पर जो ज्यादातर लोग जो है वो निवेश उसमें बनाए या ना बनाए, उस अपनी पोजीशन कैसे बनाए, इस चीज का ध्यान वो रखते हैं। तो ये हमारा एनुअल रिपोर्ट था। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है arbitrage. Arbitrage means purchasing something like foreign money from one place and selling it to another place where the price of the foreign money is higher buying place. मतलब एक ऐसा कंसिडरेशन है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि हम लोग फॉरेन मनी को अलग अलग प्लेस से बाय और सेल करते हैं और उसके डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग जो है एंजॉय करते हैं। उसके वैल्यू में जो वेरिएशंस आते हैं और उससे जो हम लोग प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं। तो इस सारे फेनोमेना को जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि वो आर्बिट्रेज है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे इसे जैसे बताया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ स्टॉक इज ट्रेडिंग आउट $20 फ्रॉम द मार्केट एंड 21 ऑन अनदर मार्केट,
The trader must buy share at $20 from one market and sell them from 21 from another different market, getting the difference amount between both the market price. मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक चीज जो है किसी एक बाजार में, ऐसे हम इसको सामान्य तौर पे समझे कि अगर हम लोग गांव में किसानों से जाते हैं और सब्जी खरीद कर लाते हैं तो वो 10 रुपए किलो मिलता है और उसी सब्जी को हम बाजार में लाकर 20 रुपए किलो बेचते हैं, और इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एंजॉय करते हैं, उसे हम लोग लाभ के रूप में निकाल लेते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था है उसे हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एवरेजिंग डाउन। एवरेजिंग डाउन के बारे में आपने निश्चित रूप से सुना होगा फ्रेंड्स। एवरेजिंग डाउन को पहले मैंने डिफाइन, एवरेजिंग डाउन मींस द इन्वेस्टर बाइज मोर स्टॉक्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक्स गोज डाउन, दिस डिक्रीज द एवरेज परचेज प्राइस ऑफ योर स्पेसिफिक स्टॉक्स। मतलब एवरेजिंग डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग देख लें कि अगर आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, 100 रुपए का स्टॉक खरीदने के बाद जो है आप कुछ दिनों के बाद या कुछ पल के बाद आप पाते हैं वो 100 रुपए का स्टॉक गिरकर 80 रुपया हो गया। तो उस स्थिति में आपको लगता है कि आपको 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए अभी हमने अगर एक यूनिट लिया था तो हम लोग क्या करते हैं 10 यूनिट, 20 यूनिट और 50 यूनिट 80 रुपए के दर से खरीद लेते हैं, और एवरेज जब हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अब जो मेरा ओवरऑल शेयर का कॉस्ट है वो 80 से 82 रुपया हो गया, 100 रुपये से घटकर 82 रुपया हो गया। और हम लोग इसको अगर 82 से थोड़ा भी ऊपर जाता है तो हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो इस प्रकार घटते क्रम में जब हमारा किसी स्टॉक का वैल्यू नीचे आता है और हम लोग अपने यूनिट को बढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग एवरेजिंग डाउन बोलते हैं। इसका उदाहरण तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेयर मार्केट। तो दो टर्म्स हमारे पास आएंगे हमेशा स्टॉक मार्केट में। पहला जो टर्म है वो है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का सेंस होता है कि जैसे हम लोग किसी भी चीज को जो फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं और एक ये समझते हैं कि अच्छा ये मार्केट है वो किस दिशा में जाने वाला है। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट जो है नीचे की ओर जाने वाला है, मार्केट के स्टॉक्स की वैल्यू जो है वो गिरने वाली है और वो लगातार नीचे जाने को है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बेयर मार्केट बोलते हैं। और बिल्कुल उसी के विपरीत अगर हमको लगता है या हम लोग देखते हैं कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, लगातार ऊपर की ऊपर जा रही है, तो उसे हम लोग बुल मार्केट करते हैं। तो बेयर मार्केट को पहले हम लोग एक बार देख ले डेफिनेशन। इट्स अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट परफॉर्मिंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड और इट्स अ सर्टेन पीरियड वेयर द प्राइस ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स आर फॉलिंग। बिल्कुल वही चीज है जो हमारा क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स के जो प्राइस है वो लगातार गिरते रहते हैं और वो डाउनवर्ड ट्रेंड में अपना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते रहते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम लोग बेयर मार्केट बोलते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ब्रोकर। हम स्टॉक मार्केट में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो ब्रोकर की होती है। ब्रोकर कौन होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लें कि अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु होता है। एक बायर होता है जो स्टॉक को बाई करता है, तो निश्चित रूप से एक सेलर होगा जो स्टॉक को सेल करता है। और इस बाई और सेल के बीच में जो आपको बाई और सेल करने में जो आपको मदद करता है और बाई और सेल करने के जो मैकेनिज्म डेवलप कराता है वो हमारा ब्रोकर होता है, जो इस बाई और सेल के अगेंस्ट में एक चार्ज लेता है। तो इसको कह सकते हैं ब्रोकर इज अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर बिहाफ एंड इन एक्सचेंज टॉक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड कमीशन और फी। तो बिल्कुल वही चीज है कि वो क्या करता है, आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें वह आपको बाई और सेल्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है और उसके अगेंस्ट एक छोटी सी कमीशन या एक छोटा सा ब्रोकरेज लेता है। तो ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कराने वाले थर्ड पार्टी को हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डिविडेंड। अ डिविडेंड means when the company earns profit, a particular portion of their earnings is distributed to shareholders on the people who down the company stock on a quarterly or annual basis. Not every company pays dividend, and if you are after penny stocks, you will likely not get any dividends.
तो ये डिविडेंड को अगर हिंदी में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो डिविडेंड्स का मतलब होता है लाभांश, लाभ का एक अंश, प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा। तो क्या होता है, जब कंपनी लगातार काम करती चलती है, काम कर रही होती है, तो उसको निश्चित रूप से कंपनी का को प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट में वो क्या कई बार क्या करती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जिन जिन लोगों ने उनके कंपनी में अपना निवेश बनाया हुआ है, अपनी एक पोजीशन बनाई है, तो अपने एक लाभ का एक हिस्सा अपने इन शेयर होल्डर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लाभ का हिस्सा प्रोवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। ये कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है कि कंपनी को अपने लाभ का हिस्सा उन्हें देना ही है, लेकिन कंपनी अपने पोजीशन को, अपने मार्केट वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए या निवेशकों का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अपने लाभ का हिस्सा जो है निश्चित रूप से, ताकि निवेशक उनके साथ बने रहे, वो टाइम टू टाइम देती रहती है। इसमें सामान्य तौर पे जो पेनी स्टॉक्स वाली कंपनी होती है, जो बहुत छोटी कंपनी होती है, वो आपको किसी भी प्रकार का लाभांश नहीं देती है। तो मुझे लगता है डिविडेंड्स आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सेंसेक्स। तो मार्केट में अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में दो मार्केट सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। एक हमारा है सेंसेक्स जिसे बोलते हैं, सेंसेक्स का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी स्टॉक्स, जो भी कंपनी लिस्टेड हैं, वो ऑलमोस्ट 50 कंपनी या 30 कंपनी के आसपास में लिस्टेड होती हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें आप जो काफ़ी वोलेटाइल होता है और काफ़ी सिक्योर भी होता है। तो उस में आप ट्रेड करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड कंपनी है, उस लिस्टेड कंपनी को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। उसके ओवरऑल फिगर जो कैलकुलेट होती है उसको हम लोग सेंसेक्स के रूप में देखते हैं। दूसरा निफ्टी। निफ्टी का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी उसी प्रकार से 50 कंपनियों का लिस्ट होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और इस 50 कंपनी के जो वैल्यू होती है, जो ट्रेडेड वैल्यू होती है, उसको हम लोग स्टॉक वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका एवरेजिंग करके निफ्टी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी हो गया, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया वो हमारा सेंसेक्स हो गया। ये आप समझ गए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कोट। कोट एक भी वर्ड आपके मतलब आप जब ट्रेड करोगे, आप मार्केट में आओगे, तो ये वर्ड भी आपको सामने आता रहेगा। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द स्टॉक लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज given in a quote. Sometimes the quote is delayed by 20 minutes unless you are an actual stock broker working in an existing trading perform। मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग प्राइस का एक कंफर्मेशन रेट पहले कोट किया जाता है। अगर आप एक्चुअली स्टॉक ब्रोकर हो या आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो तो आपको वो रेट प्रोवाइड होता है। इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोट बोलते हैं। द कोट इज डिलेड बाई 20 मिनट्स अनलेस यू आर एन एक्चुअल स्टॉक ब्रोकर। अगर क्या होता है कि अगर आप मतलब एक्चुअल स्टॉक ब्रोकर नहीं है तो आपके पास तकरीबन 20 मिनट के बाद आपको इसका डिटेल्स मिलता है। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे जब मार्केट ओपन होता है, आपने कभी भी खोला होगा 9:15 में मार्केट ओपन होता है, लेकिन अगर 9 बजे आप खोल कर देखें तो आप पाएंगे कि आपके स्टॉक में प्राइसेस में कुछ वेरिएशंस आ चुके हैं और उस टाइम में आप किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो वो जो इफेक्ट होता है वो एक्चुअली कोट का इफेक्ट होता है। शेयर मार्केट। तो ये बिल्कुल भी स्पष्ट है, लगातार मैं इन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ। ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है इसका, वो शेयर मार्केट ही है। A share market is a market in which shares of a particular company are purchased and sold. The stock market is a definite example of share market। जो स्टॉक मार्केट है वही शेयर मार्केट है। और हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं, इस प्रकार के प्लेस को हम लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बुल मार्केट, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। जैसे बियर मार्केट होता है डाउनवर्ड ट्रेंड में, वैसे ही बुल मार्केट क्या होगा, अपवर्ड ट्रेंड में अगर मार्केट जा रहा है तो उसे हम लोग बुल मार्केट बोलते हैं। बिड प्राइस। A bid price is nothing but the amount that you desire to pay for a particular share। बिड प्राइस क्या होता है,
आप जैसे आप इसको ऑक्शन के तौर पे समझ लें, जैसे कोई वस्तु अगर बिक रही है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोट करते हैं, हम लोग बताते हैं कि इस वस्तु के लिए हम लोग अधिक से अधिक क्या प्राइस दे सकते हैं। तो जो प्राइस हम लोग दे सकते हैं, जो प्राइस हम लोग कोट करते हैं, वो प्राइस क्या होता है, वो बिड प्राइस होता है। तो बिड प्राइस आप समझ गए, मतलब आप किसी भी वस्तु के लिए जो आप पेमेंट डिजायर करते हो, आप जो सोचते हो कि मैं अधिक से अधिक ये पेमेंट दे सकता हूं, उसे मैं बिड प्राइस बोलता हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट आस्क प्राइस। तो बिल्कुल बिड प्राइस और आस्क प्राइस मतलब इसका अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। आस्क प्राइस इज अ स्पेसिफिक प्राइस एट विच यू आर लुकिंग टू सेल अ शेयर। अब क्या हो गया, वो बायर के लिए क्या था, बिड प्राइस था। बायर के लिए बिड प्राइस था, मतलब बायर एक इन्वेस्टर जब डिजायर करता है, जब सोचता है कि मैं किसी भी वस्तु के लिए इतना पैसा दे सकता हूं, तो वो बिड प्राइस होता है। और आस्क प्राइस किसके लिए होता है, आस्क प्राइस सेलर के लिए होता है। मतलब एक सेलर जो एक इच्छा रखता है कि इस वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी स्टॉक के लिए, किसी शेयर के लिए मुझे कितनी राशि मिलनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क प्राइस बोलते हैं। मतलब एक सेलर का डिमांड बोल सकते हैं। सेलर जो डिमांड करता है कि इसको मैं इतने में ही बेचूंगा, तो उसे मैं या उसे आप आस्क प्राइस समझ सकते हैं। तीसरा ऑर्डर। Order means the purpose of buying and selling shares in a given range of price. For example, you have placed an order to buy 200 shares from a company A at a maximum price of ₹50 per share. ऑर्डर को आप इस प्रकार से समझ लें कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मार्केट रेट 45 रुपये अभी चल रहा है। अब आपको लगता है कि या 55 रुपये चल रहा है, 60 रुपये चल रहा है, और आपको लगता है कि ये थोड़ा डाउन आएगा तो मैं इसे परचेज कर लूंगा। तो 55 रुपये का रेट अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि मैं 50 रुपये में ये खरीदूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्डर बुक करते हैं कि अगर यह स्टॉक का प्राइस 50 रुपये चला आता है तो मुझे मेरे नाम से इसे अलॉट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, नंबर ऑफ यूनिट हम लोग डिसाइड करते हैं कि 200 यूनिट, 100 यूनिट हमें 50 रुपये के रेट से चाहिए, और हम लोग ऑर्डर बना देते हैं। और जब जैसे ही उस रेट पर अगर स्टॉक का प्राइस आता है तो वो हमारे नाम से अलॉट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में। हम लोग जो प्राइस को तो फॉलो करते ही करते हैं, प्राइस को फॉलो करने के साथ साथ हमें वॉल्यूम को भी फॉलो करना होता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई वस्तु अगर 200 रुपये में मिल रही है और पहले वो 150 रुपये थी, अब 200 रुपये हो गई है, तो निश्चित रूप से महंगा हो सकता है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि उस 200 रुपये में खरीदार जो है वो बढ़े हैं या घटे हैं। अगर खरीदारों की संख्या बढ़ गई है तो निश्चित रूप से वो और भी ऊपर जाने की उसकी संभावना व्यक्त की जाती है। मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उस स्टॉक के प्रति विश्वास बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिमांड उस स्टॉक के लिए बन रहा है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा निश्चित रूप से मार्केट बुलिश है, यह संभावना व्यक्त की जाएगी। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन अ पार्टिकुलर डे। मतलब किसी स्टॉक में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इट सिंपली मीन्स द वैल्यू ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट, दैट इज द करेंट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स ऑफ अ कंपनी पुट टुगेदर। क्या हो गया, इट सिंपली मीन्स अ वैल्यू ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट। मतलब अब आप सिंपली समझिए कि जैसे स्टॉक मार्केट का तो अपना जो बेस वैल्यू होता है शेयर्स का वो होता ही है। लेकिन अब मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपए से अभी 15 रुपये हो गई, और 15 रुपये के हिसाब से मार्केट में 1 लाख शेयर जो है वो दिख रहा है, तो हमारा मार्केट कैपिटल क्या हो गया, 15 लाख का हो गया। तो इस प्रकार से जो है ओवरऑल नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू प्राइस ऑफ स्टॉक जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को बताता है कि ओवरऑल कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ओवरऑल कितना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, या इस कंपनी में इन्वेस्टेड जो स्टॉक्स हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसे हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग के बारे में हम लोग ने कई बार चर्चा किया है, मेरे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग कई प्रकार के होते हैं।
जिसमें एक प्रकार इंट्राडे है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सामान्य तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो मार्केट ओपन होता है 9:15 में, मार्केट बंद होता है 3:30 में, तो इस बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। आपने जो कुछ भी अपना पोजीशन बनाया है उस पोजीशन से आपको इस आज बनाया है और आज ही एग्जिट होना होता है। अगर आपने कोई बाय बनाया है तो आज ही आपको मार्केट बंद होने से पहले सेल करना होता है। अगर आपने कोई सेल पोजीशन लिया हुआ है तो आपको बाय पोजीशन लेकर सेम डे में आपको मार्केट को क्लोज करना होता है। तो इंट्राडे में आपकी जो भी एक्टिविटी होगी, बाय और सेल दोनों एक्टिविटी एक साथ होगी, सेम डे में होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे ब्रोकर आपको कुछ पेनल्टी चार्ज करता है, और अगर आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अगेंस्ट में, आपके बिहाफ में वो आपके स्टॉक को बेच देता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अगर हम आज खरीदेंगे, आज ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी भी स्थिति में हमें क्या करना है, हमारे स्टॉक को आज ही सेल कर देना है। तो ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग था। नेक्स्ट है मार्केट ऑर्डर। अ मार्केट ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय एंड सेल शेयर्स एट द मार्केट प्राइस। Several investors don't go with the order because the trade price in the market order remains volatile. क्या है मार्केट ऑर्डर? एक ऑर्डर है बाई और सेल का मार्केट प्राइस पे। सेवरल इन्वेस्टर इसके साथ नहीं चलते हैं ऑर्डर बिकॉज द ट्रेड प्राइस ऑफ द मार्केट ऑर्डर रिमेन्स वोलेटाइल। तो मार्केट ऑर्डर क्या है? अब जैसे मार्केट ऑर्डर आप देखेंगे, कोई भी अगर अपना ऐप यूज, जिस भी ऐप को यूज करते हैं, एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो उसमें आपको मार्केट ऑर्डर दिखता रहता है कि कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, और इस बायर और सेलर के हिसाब से बहुत सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि बाय मार्केट है या सेल मार्केट है, मार्केट अभी बुलिश होने वाला है या बेयरिश होने वाला है। इन सारी चीज़ों का डिसीजन वो करते रहते हैं। तो क्या हो गया, ये जो बाय और सेल का जो कड़ी लगातार बनता रहता है उसे हम लोग मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है डे ऑर्डर। अ डे ऑर्डर इज एन ऑर्डर दैट रिमेन्स गुड till the end of trading day. If the order does not perform by the time the market closes, the order will be cancelled. जैसे हमने आपको बताया क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कि डे ऑर्डर का मतलब कि आज मान लीजिए कि हम अभी कोई स्टॉक लेने जा रहे हैं और अभी हमने देखा कि 110 रुपये का उसका मार्केट प्राइस है, और मुझे लगता है कि मैं 110 रुपये नहीं खरीद कर 105 रुपये से खरीदने वाला हूं, तो मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूं कि मुझे 100 यूनिट 105 रुपये के दर से हमारा जो है ये चाहिए। अब क्या होगा कि पूरे दिन में, आज पूरे दिन में जब तक मार्केट बंद नहीं होता है, अगर वो 105 पे आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑर्डर बुक हो जाएगा और हमारे पोजीशन में वो स्टॉक आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो 105 पे नहीं आया तो क्या ये मेरा ऑर्डर बना रहेगा? नहीं, ये हमारा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा, ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रेडेड डे में हम लोग को फिर से री ऑर्डर लगाना होगा और फिर से हमको इंतजार करना होगा। तो इसको हम लोग डे ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है लिमिट ऑर्डर। A limit order is to buy shares below a fixed price and sell price above a fixed price. It is advisable to use limit orders to trade shares. लिमिट ऑर्डर का मतलब हम लोग बिल्कुल वही जो ट्रेड प्राइस हम लोग देखते हैं और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मार्केट नीचे आ जाएगा तो हम लोग इसका ऑर्डर बुक कर देते हैं। तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो is a collection of all investment that an investor has made right from purchasing a share for the first time. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया को हम लोगों ने 20 हिस्से में डिवाइड कर दिया और 5-5 हजार या 5 हजार, 10 हजार, 12 हजार, इस तरह से हम लोग 10 कंपनियों में अलग अलग निवेश कर दिए। तो ओवरऑल ये जो 10 कंपनियों का जो कलेक्शन है, जो बंच है, इसको हम लोग अपना पोर्टफोलियो कहते हैं। अब क्या होगा कि इसमें हो सकता है 5 कंपनी हमें नुकसान दे रही हो, 10 कंपनी हमें लाभ दे रही हो, 5 कंपनी ऐसी हो जो साइडवेज में चल रही हो, ना उसका अभी प्रॉफिट कुछ पता चल रहा है ना कुछ। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने पोर्टफोलियो को देखें, एवरेजिंग निकाले, तो हम लोग देख पाएंगे कि हमारा या तो लॉस हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग अपना पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी खासकर अगर देखा जाए तो इंट्राडे मार्केट में
या फिर शेयर मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है लिक्विडिटी का सेंस कि कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं है और मुझे लगता है कि हमारा शेयर का मार्केट स्टॉक का मार्केट गिर गया है, तो हम लोग लिक्विडिटी की चर्चा कर रहे थे। लिक्विडिटी मीन्स हाउ टू स्टॉक कैन बी सोल्ड ऑफ क्विकली। शेयर्स दैट गेट सोल्ड कंसिस्ट ऑफ हाई ट्रेड वॉल्यूम क्विकली आर कॉल्ड हाईली लिक्विड। तो बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई स्टॉक ले लेते हैं और स्टॉक की वैल्यू गिरने लगती है और हमको लगता है कि नहीं, हम इससे ज़्यादा लॉस कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना स्टॉक बेच दें। और जैसे ही हम स्टॉक सेल का ऑर्डर करते हैं लेकिन हमारा स्टॉक नहीं बिक पाता है, तो उस वहाँ पे क्या काम करता है कि जिस स्टॉक को हमने पिक किया था उसकी लिक्विडिटी बहुत लो थी, वो उसके जो यूज़र है मार्केट में बहुत कम है और उसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो उस स्थिति में हम लोग उसके घटे हुए वैल्यू पर या फिर बहुत अधिक बढ़े हुए वैल्यू पर हम लोग आसानी से उसको नहीं बेच पाते हैं। तो क्या होगा कि हमें कभी भी अगर ट्रेड करना है तो हमें उस पे ट्रेड वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी होता है। ट्रेड वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है, कितना फास्ट उसको हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इसे हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईपीओ। आईपीओ इस टर्म को सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आईपीओ को थोड़ा डिटेल्स में जानना जरूरी है। तो पहले मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। आईपीओ मीन्स प्राइवेट कंपनी इज टर्निंग इनटू अ पब्लिक कंपनी बाय इशूइंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। इन द केस ऑफ एन आईपीओ द इन्वेस्टर कैन बाय द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। तो आप सामान्य तौर पे दो टर्म और सुने होंगे जिसकी चर्चा मैं करूंगा। एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है स्टॉक में। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के रूप में आती है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बड़े इन्वेस्टमेंट की। तो वो एक प्राइस ऑफर करती है पब्लिक के लिए और वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कंपनी के द्वारा ही परचेज होता है। तो मतलब एक तरह से कंपनी अपना डायरेक्ट शेयर इशू करती है मार्केट में, ओपन मार्केट में, और पब्लिक उसे खरीदते हैं। इस प्रकार के शेयर्स को हम लोग आईपीओ बोलते हैं। ये दूसरे टर्म में भी यूज होता है। कई बार कंपनी पब्लिक लिमिटेड पहले से ही होती है लेकिन उसे लगता है कि हमें और भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो अपने प्रोमोटर होल्डिंग का एक हिस्सा निकालकर उसे आईपीओ के रूप में फिर से मार्केट में रीलॉन्च करती है और उसे डायरेक्ट लोग पहले कंपनी से खरीदते हैं और उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट और ब्रोकर के द्वारा जो है उसका ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा एक टर्म आईपीओ था, इसे समझना। दूसरा सेकेंडरी शेयरिंग, मैंने पहले भी बताया, इट इज एन अनदर ऑफरिंग यूज्ड टू सेल मोर स्टॉक एंड गेन मोर मनी फ्रॉम द पब्लिक। क्या होता है, इसी आईपीओ को जब हम लोग खरीद लेते हैं और इस आईपीओ के घटते बढ़ते वैल्यू को हम लोग अगर इंटरटेन करना चाहते हैं तो उसे फिर से बेचने के लिए हमें सेकेंडरी मार्केट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है गोइंग लॉन्ग। बेटिंग ऑन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक दैट विल इंक्रीज सो दैट यू कैन बाय एट अ लो प्राइस एंड सेल एट अ हाई प्राइस। क्या होता है कि हम लोग लंबे समय तक सामान्य तौर पे इंतजार करते हैं। बेटिंग ऑन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक मतलब एक समझिए कि एक क्या कहते हैं, बेट लगाते हैं कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी प्राइस को एक हाइट तक जाने का इंतजार करेंगे और एक अच्छा हाई जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बेचकर एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। तो इस टर्म को हम लोग गोइंग लॉन्ग कहते हैं। और इसी के साथ मैं आज अपना काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मैंने आप सबका बहुत लंबा समय ले लिया है, बट टॉपिक इस प्रकार का था कि मुझे लंबा समय देने की ज़रूरत थी। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।